अब इतना ज़्यादा काम हो गया है गवर्नमेंट जॉब में कि ऐसा आप मत समझिए अगर कि आपको काम नहीं करने को मिलेगा, तो आपको बहुत काम करना पड़ता है। और इसके अलावा G20 के टाइम तो मतलब शाम के 8 बज जाते थे, तब मुझे रुकना पड़ता था और ऐसा लगता था ऑफिस में ही सो जाओ। अच्छा, अभी बच्चे सैलरी कितनी आ रही है आपकी इन हैंड? इन हैंड सैलरी तो सर इतना कि गुजारा हो जाता है। तो ये बता कि CSS में कुछ कमाई हो भी सकती है कि नहीं? नहीं सर, आई थिंक आजकल किसी भी डिपार्टमेंट में कमाई नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि सब कुछ जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से फेसलेस सिस्टम आ गया है और सब कुछ आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब में अब ऊपर की कमाई है या ऐसा कुछ। बढ़िया से, लेकिन होना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मेरे दोस्तों, ये देश तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक इस देश की बेटियां आगे नहीं जाएंगी। और मैं आज एक ऐसी ही बेटी से आपकी बात कराने जा रहा हूं जिसने बहुत बड़ा नाम रोशन किया अपने माँ बाप का, अपना, हम जैसे टीचर्स का। और मैं आज एक ऐसे बच्चे से बात कराने जा रहा हूं आपकी, जिसने 2019 में SSC का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसको जो पोस्ट मिली वो थी ASO इन CSS, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS। तो आइए बात करते हैं। तो बच्चे अपना इंट्रो दो पहले मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड इट्स अ सरियल फीलिंग फॉर मी कि जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जिनकी बुक्स से मैंने मतलब अपनी पूरी प्रेपरेशन करी है, वो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इट इज़ रियली एन ऑनरेबल मोमेंट फॉर मी। सो थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। एंड मेरा नाम मोक्षदा तिवारी है। मैं 2019 से SSC CGL में सिलेक्टेड हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 211 आई थी उस समय 2019 में। जी ब्रिलियंट बच्चे। हाँ। और मेरे बच्चे ये बताना कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही CSS थी या कुछ और थी फर्स्ट प्रेफरेंस? नहीं सर, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। हाँ, बट उसके लिए ऑल इंडिया रैंक मतलब अंडर 100 लानी थी। बट उस समय जो वैकेंसी थी उसके हिसाब से तो मेरी नहीं आ पाई, मतलब ड्यू टू सम शॉर्ट कमिंग्स, और उसकी वजह से फिर मैंने सेकंड जो प्रेफरेंस थी वो मेरी ASO इन CSS दिया था। अच्छा, तो इसी पे एक सवाल लेते हैं कि तूने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उस समय क्यों भरा था फर्स्ट प्रेफरेंस? क्योंकि फॉरेन पोस्टिंग्स है और आपको जितने टाइम रहना है आप दिल्ली में भी रह सकते हो, और अगर आपको जैसे चेंज चाहिए, जैसे आपको लग रही है कि मोनोटोनस लाइफ हो गई है दिल्ली में, तो आप फॉरेन पोस्टिंग्स भी ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा, अभी इसमें CSS में तेरी ज्वाइन कब हुई बच्चे? सर मेरा वैसे सिलेक्शन तो 2019 का था, बट मेरी ज्वाइनिंग थी 2022 में। अच्छा, कोविड के चक्कर में लेट हुई थी। कोविड और उसके अलावा कोर्ट केस भी हो गया था। हाँ सर। ओके। और अभी ज्वाइनिंग 2022 में थी, तो 2022, 23, 24 3 साल हो गए और ये 2025 में हम बैठे हैं इस समय। तो अब इतने साल के बाद तुझे महसूस होता है कि तुझे एक ट्राई और करनी चाहिए थी MEA के लिए, या तुझे लगता है कि नहीं मैं बेस्ट जगह आ गई हूँ CSS में? नहीं सर, क्योंकि ये मेरा सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा। हाँ, तो मतलब मेरा हो गया था कि ये मेरा बेस्ट है, और इसके बाद फिर मुझे नहीं जाना था। और फॉरेन तो अगर मतलब घूमने भी जा सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फॉरेन पोस्टिंग लेके ही जाएं। और उसके अलावा मुझे एक होम सिकनेस भी होती है, तो मैं अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। तो इट्स गुड कि मैंने ASO इन CSS ऑप्ट किया। और वैसे भी हम मतलब जितने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमने हमेशा ही देखा कि लड़कियों की पहली प्रेफरेंस हमेशा CSS रहती है। हाँ, तो शायद उसका एक कारण ये होम सिकनेस वाला रहता होगा। एक तो होम सिकनेस, और उसके बाद सर 9 to 5:30 आपकी जो टाइमिंग है वो रहती है, और डेली बेस्ड ही जॉब है, तो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं आपके। तो एक स्टेबिलिटी जो एक मतलब पॉइंट के बाद चाहिए होती है लाइफ में, तो वो आपको मिलती है। तो इसलिए मैंने ASO इन CSS। और डेस्क जॉब है। अच्छा। तो मतलब जिनको जैसे फील्ड में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, या पब्लिक डीलिंग ज़्यादा मतलब उतनी नहीं चाहती हैं, बट आपको अपना काम करना है पीसफुली बैठ के, इवेंट्स वगैरह में हाँ ज़रूर जाने को मिलता है, जो समिट्स वगैरह होते हैं। और मैंने तेरी एक प्रोफाइल देखी थी जिसमें शायद किसी मिनिस्टर के साथ एक अवार्ड सेरेमनी में थे उसमें। मतलब वो तो खैर मिनिस्टर से मतलब इंटरेक्शन नहीं, बट वो लोग आते हैं इवेंट्स में तो दिख जाते हैं मिनिस्टर्स वगैरह। क्योंकि तुम लोग मिनिस्टर के नीचे तो काम कर ही रहे होते है ना, हर एक मिनिस्ट्री वही होती है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना मेरे बच्चे, कि जब मैं सोचता था इस बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की, तो उस समय क्या होता था कि 7 से 8 साल में ही प्रमोशन बहुत बच्चों का होता था।
और अच्छी चीज़ क्या रहती थी कि पहले एक टेस्ट होता था डिपार्टमेंटल और उसमें 5 साल में सेक्शन ऑफिसर बन जाते थे, जी जी। है ना। और मुझे लगता है कि अभी क्या सिनेरियो वो आप मुझे बताना। मुझे लगता है ये था उस समय भी जब हम भी क्लास में किसी बच्चे को बोलते थे कि यार CSS ले लो, क्योंकि 5 साल में आप गस्टेड पोस्ट पे पहुंच जाते हो, सेक्शन ऑफिसर गस्टेड पोस्ट है। लेकिन बाद में मैंने सुना कि इसमें कोई कोर्ट केस था जिसकी वजह से प्रमोशन रुके हुए थे। अभी क्या स्टेटस है? अभी सर एग्जाम टाइमली ही हो रहा है, जैसे अभी डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है। जी जी। जैसे मेरी 2019 की ज्वाइनिंग थी, तो मैं 25 में एलिजिबल हो जाऊंगी एग्जाम देने के लिए। Brilliant. और दिसंबर या अगली जनवरी तक मेरा जो SOLDC का एग्जाम है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, अच्छा, हाँ वो होगा। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा उसमें। और अगर मेरे बच्चे, मान लो अगर तुम्हारा टेस्ट, भगवान करे तेरा टेस्ट क्लियर हो, लेकिन अगर किसी बच्चे का टेस्ट क्लियर नहीं होता है, हाँ। तो कितना टाइम लगता है उसके प्रमोशन को? तो सर 8 इयर्स लगते हैं। 8 साल लगते हैं हाँ, उसमें। सब्जेक्ट टू वैकेंसीज, मतलब अगर वैकेंसी जल्दी क्रिएट हो जाती हैं तो 8 इयर्स, अदरवाइज 10 इयर्स भी हो सकता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं तो यही कहूंगी। और 2 बार अटेम्प्ट और दे सकते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंटल एग्जाम को 2 बार टोटली अटेम्प्ट मतलब आपकी उस हिसाब से सीनियरिटी बनती जाएगी, जैसे 2025 वाला क्लियर कर लिया। हाँ, क्योंकि 5 साल बाद दे रहे हो, अगर 2 साल आप 2 अटेम्प्ट दे देते हो तो शायद उसके बाद तो आपका ऑटोमेटिक ही आ जाता है ट्रांसफर, मतलब पोस्टिंग प्रमोशन हो जाता है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताना, मान ले बच्चे आपकी 2019 की ज्वाइनिंग है और 2025 में आपका प्रमोशन हो जाता है सेक्शन ऑफिसर पे, तो गस्टेड पोस्ट होगी, है ना। तो अब अगला जो प्रमोशन है वो किस पोस्ट पे होगा? सर उसके बाद आपका अंडर सेक्रेटरी लेवल पे होगा प्रमोशन, और वहाँ से एक IAS ऑफिसर, मतलब जो SDM ज्वाइन करता है, तो वो इक्विवेलेंट होता है अंडर सेक्रेटरी, यानी IAS वहीं से ज्वाइनिंग करना स्टार्ट करता है। राइट सर। और आपका मान लो 2025 में मैं मानता हूं कि सेक्शन ऑफिसर पे सिलेक्शन हो गया, तो लगभग कितना टाइम लग जाएगा अंडर सेक्रेटरी तक जाने में? उसके भी सर 8 इयर्स बाद। अच्छा, 8 साल बाद। हाँ, मतलब अगर आप टाइम वाइज प्रमोशन देखें ना, तो 8 साल ASO से SO बनने में, उसके बाद 8 साल US बनने में अंडर सेक्रेटरी। और अंडर सेक्रेटरी के बाद? उसके बाद सर 5 साल DS बनने में, डिप्यूटी सेक्रेटरी। हाँ, और उसके बाद? उसके बाद सर सब्जेक्ट टू वैकेंसीज, फिर आप डायरेक्टर बनते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी आपके जो सीनियर लेवल के IAS ऑफिसर्स होते हैं। अच्छा, वही जाएंगे? हाँ, वो होते हैं। मतलब तो आप लोग प्रमोट होके मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, या पीछे जो इतिहास रहा उसमें कहाँ तक गए थे? मैक्सिमम डायरेक्टर तक बनते हैं, बट अगर आप 25 ईयर्स से पहले SSC CGL क्रैक कर लेते हैं तो आप जॉइंट सेक्रेटरी इन situ लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी इन situ। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी तक वो पहुंच जाता है अगर 25 साल से छोटी एज में उसका सिलेक्शन हो। आपका किस एज में हुआ था बच्चे सिलेक्शन? सो मेरा 26 एज में हुआ सिलेक्शन। और उस समय तो शायद पेपर भी लेवल भी डिफिकल्ट हो रखा था। 18 का तो मींस बहुत अच्छा मुश्किल गया था उस समय। हाँ सर, 18 का मेंस मैंने दिया था। उस टाइम मेरे 200 में से 108 मार्क्स आए थे। अच्छा। तो मैथ्स की वजह से ही मेरी, मतलब जो शॉर्ट कमिंग थी वो मैथ्स की वजह से। और 2019 में कितने मार्क्स आए थे? फिर सर 200 में से 200 आए थे, और वो नॉर्मलाइज होके 244 हो गए थे। ब्रिलियंट। 200 में 200 नंबर थे मैथ में। हाँ सर। 200 2019 में। हाँ सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताना कि मतलब ऑफिस जॉब में तुम बैठे रहते हो, जैसे मान लेते हैं 2 चीज़ों में कंपेयर करते हैं। एक हम इंस्पेक्टर पोस्ट पे कंपेयर करते हैं, एक हम करते हैं ASO पोस्ट के लिए। इंस्पेक्टर के लिए क्या है कि रोज़ कोई ना कोई केस नए आते हैं, नए आदमी मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता रहता है। लेकिन तुम लोगों के लिए तो भाई एक ऑफिस है, सेक्रेटरीट है, भारत सरकार का मतलब ऑफिस है, उसी में आप लोग काम करते हो। लगभग वर्क कल्चर भी मेरे हिसाब से सेम ही होगा। रोज भाई ऐसी फाइलें आती जानी है, ऐसी फाइलों पे काम करते चले जाना। तो तुम लोग बोर हो जाते हो क्या इसमें? और दूसरी चीज ये कि क्या कुछ ऐसी भी चीजें जो तुम्हें कई बार एक्साइट भी करती कि नहीं, नई चीजें मिली, सीखने को नया मिला? हाँ सर, तो सर बोर तो मैं यही बोलूँगी कि आप प्रेपरेशन करते करते भी बोर हो जाते हो। आप अगर हाउस वाइफ हो तो आप अपने घर का काम करते करते रोज़ वही आपकी दिनचर्या है, तो उसमें भी बोर हो जाते हो। तो मोनोटोनी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट उसके अलावा जो ASO एंड CSS है, तो बीच बीच में हमारे समिट्स होते जैसे होते हैं। जैसे मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो थी G20। तो अच्छा, जो हाँ, वो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। तो उसमें काफ़ी, मतलब मैं 4 इवेंट्स में गई हूँ, खजुराहो में, भुवनेश्वर में, बनारस में, और उसके अलावा हम्पी में। तो ये जो बीच बीच में आप लोगों से मिलते हैं, आप फॉरेन डेलीगेट से मिलने का मौका मिलता है आपको, इंटरेक्शन का।
तो ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। उसके अलावा एएसओ की जो भारत दर्शन होता है, जो ट्रेनिंग होती है, वो फेज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। उसके अलावा विलेज अटैचमेंट भी होता है, तो आप लोगों से मिलते हैं। विलेज अटैचमेंट, इसको समझाना बच्चे कैसे? हाँ सर, तो हमारा एक तमिलनाडु में विलेज अटैचमेंट हुआ था। तमिलनाडु में कडलौर करके एक विलेज है, वहाँ पे हमारा 1 हफ्ते 2 हफ्ते का विलेज अटैचमेंट था। उसमें करते क्या हो तुम? वहाँ पे हम एनजीओज गए थे, हम अच्छा। जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे गए थे, और एसडीएम ऑफिस वगैरह गए थे, और जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा, हाँ, कि क्या क्या मतलब फेस कर रहा है इंसान डे टू डे लाइफ में, वो सब हम मतलब पूरे नोट्स वगैरह बनाए, और उसके बाद हम मिनिस्ट्री आके उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं। नाइस। अच्छा, आप जिस मिनिस्ट्री में हैं, मैं बहुत गहराई में उस चीज़ में नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से पूछूंगा चीज़ों को कि बेसिकली आप लोगों का काम क्या होता है। जैसे हम जब मैंने कभी इस डिपार्टमेंट का इंटरनल कुछ हिस्सा देखा नहीं है ना, तो बाहर से जो जानकारी उसी हिसाब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी बनती है तो एएसओ तैयार करते हैं, फिर धीरे धीरे एसओ, फिर ऊपर अधिकारी, और फिर जाके वो मिनिस्टर के पास पेश होती है। तो आप लोगों का पॉलिसी बनाने का काम होता है या पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने का काम होता है, पॉलिसी एग्जीक्यूट कराने का काम होता है, या मतलब डे टू डे लाइफ में क्या करते रहते हो आप लोग? सर, तो जैसे मैंने बताया कि विलेज अटैचमेंट में हम समझ के आए कि लोगों को ग्रास रूट लेवल में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे से हेल्थ मिनिस्ट्री में हो, तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री में उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे। आप होम मिनिस्ट्री में हो या रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हो, तो मान लीजिए कि रोड नहीं है, तो उसकी आप नीतियाँ बनाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूशन का काम तो जैसे वहाँ पे जो पोस्टेड एसडीएम है, बीडीओ वगैरह है, उनका होता है, बट जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, तो वो नोट स्टार्ट होता है एएसओ से। ओके। हाँ सर। तो आप लोग उसकी बेसिक प्लानिंग करते हो? बेसिक प्लानिंग करते हैं, सारे रूल्स वगैरह स्टडी करके। अच्छा। उसके अलावा जो आरटीआईज आती है मिनिस्ट्रीज में, उसके रिप्लाई, पब्लिक ग्रीवेंसेस आते हैं। उसके अलावा जो पार्लियामेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, हाँ, तो उसका जो मिनिस्टर वहाँ पे खड़े होके जो जवाब देते हैं, तो वो सब बनती मिनिस्ट्रीज में है। अच्छा, आप लोग उसको तैयार करते हैं, आपके अधिकारी उसको तैयार करते हैं। यानी जो भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन करे जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो ये राइट है कि आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी पा सकते हैं किसी एमपी से, कोई भी एमपी। तो वहाँ कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई एमपी से पूछा जाता होगा तो आप लोगों के पास आता होगा, तो आप उसे फिर तुरंत उसका तैयार करके रिप्लाई भेजते होंगे, ताकि वो उसी सेशन में रिप्लाई दे दे। यस सर। इसीलिए वैसे तो 9 to 5:30 मतलब है, बट पार्लियामेंट सेशन में लेट सिटिंग्स हो सकती हैं। अच्छा। हाँ सर, क्योंकि काफ़ी अर्जेंसी में वर्क होता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा ही मत समझिए कि 9 to 5:30 आपकी वर्क जो टाइमिंग है, आपको लेट भी रुकना पड़ सकता है, बट वो पार्लियामेंट सेशन के टाइम या फिर जो मीटिंग्स होती हैं अर्जेंट, तो उस टाइम आप रुक सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ ये बताना कि जैसे आप मान लो पार्लियामेंट सेशन चलने लग रहा है और उस समय आप लोग लेट छूट रहे हैं ऑफिस से, तो उसका कुछ कंपनसेशन मिलता है? नहीं सर, कंपनसेशन तो नहीं मिलता है, बट अगर आप मान लीजिए आपकी सैटरडे संडे में कोई आपकी ड्यूटी लग गई है ऑफिशियल, ठीक है, तो आपको उसका कंपनसेटरी लीव मिलता है। ओके। हाँ सर, और बट वो सिर्फ एएसओ लेवल तक ही मिलता है। उसके बाद जब एसओ वगैरह बनते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो 24 घंटे के आप ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो आपको कभी भी बुला सकते हैं। तो क्या एसओ भी 9 से 5:30 रहते हैं, वो बहुत लेट तक रुकते हैं? वो और लेट तक रुकते हैं, क्योंकि उनके पे फिर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है पूरे सेक्शन की। तो जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आती जाती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताना कि जैसे आप लोगों की तो बायोमेट्रिक लगती होगी? राइट सर। लेकिन आप जब प्रमोट होकर सेक्शन ऑफिसर बनते हो तो क्या उनकी बायोमेट्रिक होती है? सबकी बायोमेट्रिक होती है सर। अच्छा, सबकी बायोमेट्रिक हाँ, होती है। और अभी आप किस मिनिस्ट्री में हैं? अभी सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में पोस्टेड हूँ। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हाँ सर। अच्छा, मुझे लगता है लड़कियों के लिए तो शायद ये सबसे बेस्ट जॉब होगी। हाँ सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब कुछ लड़कियों को शायद पावर वाली जॉब अच्छी लगती है, जैसे ईडी में पोस्टेड हो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में रेड मारने जा रही हो। लेकिन उसमें तो एक नुकसान ये भी है ना, हाँ सर, कि आप रेड मारने जा रहे हैं और वो रेड 5 दिन चल गई, 7 दिन चल गई, तो 7 दिन आपको वहाँ रहना पड़ेगा। हाँ सर, है ना? कुछ होती है एडवेंचरस लड़कियाँ, तो उन्हें अच्छा लगता होगा। पर ऐसी बहुत कम है। हाँ सर। हाँ। अच्छा, आपको कुछ ऐसा चैलेंज नजर आता है इस जॉब में कि जो आपको लगता है कि हाँ ये दिक्कतें भी हमें झेलनी होती है इस जॉब में? ऐसा नहीं है कि हम एसी रूम में बैठते हैं और ऐसी सारी व्यवस्थाएं होती है, मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं,
कुछ ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये थोड़े मुश्किल हैं और इसके बारे में शायद सोसाइटी को पता नहीं है, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है? हाँ सर, तो लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है कि गवर्नमेंट जॉब में तो मतलब बहुत आप सरकारी बाबू हैं और आप एकदम इजी गोइंग लाइफ है, आप काम नहीं करते हैं। बट जब मैं सिस्टम के अंदर आई तो मुझे पता चला है कि इट इज़ एज गुड एज प्राइवेट जॉब ओनली, कि अब इतना ज़्यादा काम हो गया है गवर्नमेंट जॉब में कि ऐसा आप मत समझिए अगर कि आपको काम नहीं करने को मिलेगा, तो आपको बहुत काम करना पड़ता है। और इसके अलावा G20 के टाइम तो मतलब शाम के 8 बज जाते थे और तब मुझे रुकना पड़ता था और ऐसा लगता था ऑफिस में ही सो जाओ। तो G20 के टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया काम था। क्या रहता था फिर G20 में? G20 में सर इट वाज एज गुड एज कि इवेंट ऑर्गेनाइज, मतलब जैसे होता है ना, तो पूरा कोऑर्डिनेशन, और जब फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं तो उनके साथ आप रहेंगे। ठीक, तो एक चीज़ तो अब सबको समझ में आया होगा कि जब से मोदी जी शायद सरकार में आए हैं तब से जॉब उतनी आसान नहीं है, सरकारी नौकरी उतनी सरकारी नहीं है जितनी पहले होती थी। अब आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा ये है कि कई बार जो हम इवेंट देखते हैं, जैसे G20 का इवेंट था, तो भारत के लिए तो ये बहुत बड़ा इवेंट था, है ना? तो लेकिन हर चीज़ टाइमली हो रही थी, सारी चीज़ें अपने रूप से चलने लग रही थी, तो उसके पीछे ऐसे लाखों लड़कियों की, लाखों लड़कों की मेहनत होगी, लाखों बच्चे होंगे, लाखों लोग होंगे, चाहे वो पुलिस में हो या अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा बच्चे, एक चीज़ मुझे और भी बताना कि आज के समय में बच्चा जब पोस्ट प्रेफरेंस चॉइस करता है तो 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली तो लड़कों के नज़र में मैं बताता हूँ, लड़कों की नज़र में सबसे पहला ये रहता है कि जहाँ उनका घर है उनके आसपास उनको जगह मिल जाए। जैसे कोई यूपी का है तो उसकी यूपी में पोस्टिंग हो जाए। दूसरा, उसकी कोशिश ये रहती है कि रुतबे वाली पोस्ट हो, है ना? जैसे आप किसी को गांव में जाके बोलो या किसी कस्बे में जाके बोलो कि मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ, तो उसको शायद उतना भाव नहीं मिलेगा, है ना, जितना कोई कहे मैं हवलदार हूँ, है ना, तो उसको भाव मिलेगा। तो आप लोगों की जो पोस्ट है ये ऐसी है कि जिसमें सामाजिक रूप से भाव उतना नहीं मिलता। तो लड़कों की प्रीफरेंस पहली उनके घर के नज़दीक की होती है, दूसरी रुआब वाली, और तीसरी ये रहती है कि भाई कमाई किस में। तो ये बता कि CSS में कुछ कमाई हो भी सकती है कि नहीं? नहीं सर, आई थिंक आजकल किसी भी डिपार्टमेंट में कमाई नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि सब कुछ जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से फेसलेस सिस्टम आ गया है और सब कुछ आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब में अब ऊपर की कमाई है या ऐसा कुछ। बढ़िया से, लेकिन होना भी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ का जवाब देना बच्चे कि जैसे मैंने तेरी 1-2 वीडियो भी देखी हैं, तो तेरी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन जो CSS में बच्चे जाते हैं उनकी सबकी तो नहीं होती, है ना? तो ऐसा कुछ वहाँ जॉब करने में दिक्कत आती है क्या? जिसकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी नहीं है वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है वहाँ पे ऑफिस कल्चर में? नहीं सर, आई थिंक SSC ने जिसने भी SSC CGL का एग्जाम क्रैक किया है वो इतना तो ट्रेंड होता है कि उसकी मैथ्स और इंग्लिश पे कमांड अच्छी हो। क्योंकि और हिंदी मीडियम वाले तो और ही अच्छा करते हैं, क्योंकि उन्हें लिटरली एक एक रूल्स की हेड के साथ क्या आएगा, पास पार्टिसिपल, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों का ये रहता है कि फ्लो में जो ठीक लग रहा है वो सेंटेंस ठीक होगा। बट हिंदी मीडियम वाले ऐसे हैं कि रूल वाइज, मतलब इसके साथ ये आएगा, तो वो और ज़्यादा बेटर नोटिंग बना सकते हैं। और तो, आप हिंदी मीडियम से थे इंग्लिश मीडियम? मैं सर इंग्लिश मीडियम से थी। अच्छा, इंग्लिश तो हिंदी मीडियम को सही से समझा है। अच्छा, एक मुझे बताना कि आप लोग जब ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद कुछ सिखाते हैं काम वाम कैसे करना? जैसे ट्रेनिंग पुलिस हुआ या इनकम टैक्स हुआ या एक्साइज हुआ, वहाँ ट्रेनिंग होती है। आप लोगों की क्या ट्रेनिंग होगी या होती है? हाँ सर, हमारी ASO एंड CSS की सबसे इलेबोरेट ट्रेनिंग होती है और सबसे अच्छी भी मानी जाती है। मतलब उसमें पहले तो 3 महीने तो हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग थी, जो स्टार्टिंग में कोई आ रहा है और वो ज्वाइन कर रहा है तो वो समझे कि ASO एंड CSS के रोल्स क्या होते हैं। उसके अलावा कंडक्ट रूल्स की ट्रेनिंग थी। उसके अलावा हमारी पूरी नोटिंग वगैरह की कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, पूरी समझाया गया, जैसे ABC से समझाया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा तो ये ट्रेनिंग ऑफिस में ही रहती थी या बाहर कहीं? नहीं सर, ये होती है इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट मैनेजमेंट, जो कि JNU ओल्ड कैंपस में है। अच्छा। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रहती है और जस्ट लाइक कि जैसे आप कॉलेज जाते हैं ना, उस तरह का बहुत मतलब अच्छी ट्रेनिंग रहती है। और उसके बाद आपका भारत दर्शन होता है 1 महीने का। भारत दर्शन में मतलब पूरे भारत में घुमाते हैं? नहीं सर, पूरे भारत में नहीं घुमाते हैं, बट 1-2 जगह ले जाते हैं भारत दर्शन में।
ठीक है, तो हम लोगों को तमिलनाडु ले गए थे और जो आप उसमें बता रहे हो एनजीओ वाला हाँ। जो आप गए थे वहाँ पे। नहीं, वो विलेज अटैचमेंट था। अच्छा। ठीक है, भारत दर्शन अलग होता है, फिर विलेज अटैचमेंट होता है, और उसके अलावा हमारी एक एडवेंचर टूर भी गया था मनाली में। अच्छा। तो उसमें एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कराई थी, जैसे साइकिलिंग और ये सब। अच्छा, जो एएसओ होता है, क्या उसका इंटरेक्शन कभी, जैसे आप कल्चर मिनिस्ट्री में हो मान लो, तो क्या आपका कभी इंटरेक्शन कल्चरल मिनिस्ट्री से होता है या आपके सीनियर ही करते हैं वो इंटरेक्शन? हाँ सर, तो इस लेवल पे तो मेरा इंटरेक्शन नहीं होता है। हाँ, बट सेक्रेटरी तक आपका इंटरेक्शन होता है, आपको जो भी मीटिंग्स हैं उसमें आप पार्ट लेते हैं। तो या कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है तो वो एएसओ कर सकता है, इस तरह से होता है। अच्छा, एक हमें ना बच्चे बताते थे उस समय, और अभी मेरा भी इतना ज़्यादा इंटरेक्शन खासकर सीएसएस वालों से नहीं हुआ, उस समय कहते थे कि सर सीएसएस में एक बढ़िया फ़ायदा ये रहता है कि खाली रहते हैं तो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी वो है कि खाली रहे तो वहाँ टाइम मिलता है खूब दबा के, या ऐसा नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यूपीएससी मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, अटेंशन एंड फोकस, और जॉब के साथ मुझे नहीं लगता, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप प्रेपरेशन नहीं कर सकते हैं, और 9 to 5:30 आपका टाइम रहता है, और बीच में 1 से 2 बजे तक ब्रेक रहता है। अच्छा। तो उस टाइम आप प्रेपरेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट इवेंचुअली आपका क्लियर हो या नहीं हो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हाँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ऑफिस टाइम आजकल सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी को मतलब पूरा लगना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा हो चुका है, टफ हो चुका है। हाँ। और एसएससी जैसे एग्जाम में इस समय 94-95% मेरिट जाने लग रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, बहुत बड़ी चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, और कॉम्पिटिशन टफ है। अच्छा, अभी बच्चे सैलरी कितनी आ रही है आपकी इन हैंड? इन हैंड सैलरी तो सर इतना कि गुजारा हो जाता है। और वो गुजारा कितने में होता है? सर मतलब ऐसे कैलकुलेट नहीं किया, बट मतलब जैसे मेरी जॉब, दूसरे किसी की कितनी आती है? मैं ये बता देती हूँ, स्टार्टिंग सैलरी जब जो मेरी पहली सैलरी आई थी तो वो 70 to 75,000 इन हैंड आई थी, और ग्रॉस सैलरी 85,000 थी पहली सैलरी। हाँ सर। Brilliant. और जो कट के जैसे एनपीएस कटता है, बाकी जो आपका मेडिकल चेकअप वगैरह आप करा सकते हैं, उस चीज़ का सीजीएचएस कार्ड जो है उसका अलग कटता है। तो इन हैंड मतलब अराउंड 70 to 75,000 आई थी उस टाइम, और हर एक साल में 3-4 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं जो टीएडीए बढ़ाते हैं। राइट सर। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताना कि जो सीएसएस है, क्या ये इलेक्शन मिनिस्ट्री जो होती है इसी के तहत आती है, अलग से रहती है? जो एएसओ अपॉइंट होते हैं वो अलग से लेती है उसकी सर? हाँ, अलग। तो वो आप लोगों के सीएसएस के थ्रू नहीं आते हैं? नहीं सर। तो होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सब सीएसएस में आते हैं? हाँ सर, मैं बता देती हूँ। एएसओ इन एमईए एक अलग पोस्ट थी, एएसओ इन रेलवेज एक अलग पोस्ट थी, एएसओ इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अलग पोस्ट थी। उसके अलावा जितनी भी और शायद रेलवेज की एक अलग थी, उसके अलावा जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो एएसओ इन सीएसएस के अंडर आती हैं। और आपकी एक ये भी फायदा होता है कि हर 4-5 या 8 साल में मिनिस्ट्री चेंज होती हैं। अच्छा, तो डिपार्टमेंटल चेंज होती रहती है? हाँ, मिनिस्ट्रीज चेंज होती हैं, दिल्ली में ही रहेगा, बट अभी जैसे कल्चर में हूँ, अगली मैं डिफेंस ले सकती हूँ, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री। जैसे आपने कहा मैं भी कल्चर में अगली डिफेंस ले सकती हूँ, तो वो आपकी प्रेफरेंस है या गवर्नमेंट खुद देती है जिसको जहाँ भेजना है? सर वो हम लोग प्रेफरेंस चूज करते हैं। हाँ सर, स्टार्टिंग में भी आप प्रेफरेंस चूज करते हैं जब आपका रिजल्ट आता है एएसओ इन सीएसएस में, तो जो भी आप प्रेफरेंस चूज करेंगे से तो जो आपकी रैंक है उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। आपके से ऊपर वाले ने अगर वो चूज कर ली तो उसको। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि आप लोगों को कुछ अलग से भी कुछ फायदा होता है सीएसएस वालों को सैलरी में, जो बाकी जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनके अलावा कुछ आपको अलग से कुछ पर्क्स वगैरह मिलते हैं? पर्क्स तो यही मिलता है कि एक सीजीएचएस कार्ड मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। वो तो लेकिन सभी को मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं? हाँ सर, एक वो मिलता है। उसके अलावा अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री में पोस्टेड हैं तो एक कैंटीन का कार्ड जो होता है जो सिर्फ डिफेंस वालों को मिलता है। बट एएसओ इन अगर डिफेंस में है आप तो आपको बीइंग अ सिविलियन आपको वो वाला कार्ड मिल जाता है, जिससे थोड़ा बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। फिल्म फेस्टिवल में जाने को आपको मौका मिलता है आईएनवी मिनिस्ट्री में। अच्छा। हाँ, उसके अलावा कल्चर में आप कल्चरल इवेंट्स वगैरह जा सकते हैं। तो हर एक मिनिस्ट्री के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो सैलरी में भी कुछ किसी में अलग रहता है एक्स्ट्रा? सैलरी में तो सर कोई एक्स्ट्रा नहीं रहता है, सेम ही रहती है। आई थिंक 4600 ग्रेड पे की जितनी भी जॉब्स हैं। हाँ,
सैलरी में डिफरेंस शायद उनको मिलता है जो किसमें आईबी में पोस्टेड होते हैं, उनकी शायद अलग से आती है सर। लेकिन फिर वो आईबी वाले दिल्ली में ही रहते हैं या बाहर भी रहते हैं? ये मुझे नहीं पता, बट वो जब पोस्ट प्रेफरेंस में चूज कर रही थी ना, अच्छा। तो जब रिसर्च की थी अपनी कि कौन सी क्या लेना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस, तब मैंने पता किया था, तब था कि आईबी वालों को ज़्यादा मिलती है, सीबीआई वालों को भी ज़्यादा मिलती थी उस टाइम। हाँ, उनकी उस टाइम 80,000 इन हैंड सैलरी होती थी। और आप लोगों की कितनी थी? 70 to 75 के। अच्छा, तो उनको उस समय सैलरी ज़्यादा मिली। हाँ सर। अच्छा, अभी एक चीज़ मुझे और बताना कि जब आप तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करते वक्त आपने लगभग कितना टाइम लिया था फाइनल सिलेक्शन होने तक? सर मुझे 2 से 3 साल लग गए थे, बट इसके बीच में कोर्ट केसेस आए थे, कोविड आया था। इस वजह से जो 2019 का जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो मैंने 22 में जाके ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, तो फाइनल रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग गया था। अच्छा, और जब आपने तैयारी की और उस समय के अगर आपको एक्सपीरियंस कुछ याद हो और आप बच्चों को शेयर करना चाहें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को तैयारी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ नहीं जाना चाहिए? 2018 में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तब मैं क्या कर रही थी, मेरा जो प्रेपरेशन थी वो एक डायरेक्शन नहीं थी, जो एक फोकस होना चाहिए कि एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करे, वो नहीं था। तो मैं सारे जो भी एग्ज़ाम आते थे वो सारे भर देती थी। मम्मी पापा जैसे एफकेट, सीडीएस, रेलवेज नहीं भरा है, जैसे एफकेट, सीडीएस, बैंकिंग क्लर्क, बैंक पीओ, इस तरह के, और एलआईसी। तो जो भी एग्जाम आता था ना, मैं उसकी तैयारी स्टार्ट कर देती थी। जैसे मान लो अभी मैंने बैंक का दिया, 15 दिन के बाद एफकेट आ रहा है, मैं उसकी तैयारी करने लग जा रही थी। उसके 15-20 दिन बाद क्लर्क का आ रहा है, मैं उसकी तैयारी करने लग जा रही थी। तो एक फोकस जो मैंने, मतलब 1 साल पूरा ऐसे ही गुजर गया, यानी हर एक महीने बाद दूसरा एग्जाम की तरफ फोकस शिफ्ट हो रहा था। वो मैं उन बच्चों में से थी कि जो एग्जाम देख के तैयारी स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम कौन सा है वो तैयारी करें। तो उसके अगले साल जब 2019 आया, तब मुझे, मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी शॉर्ट कमिंग कहाँ पे है, कि कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, मैं मेहनत भी कर रही हूँ। तो मुझे लगा मुझे एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए और उसी की प्रेपरेशन करना चाहिए, चाहे जितना टाइम लगे। तो फिर मैंने वो अटेम्प्ट, अपना फाइनल अटेम्प्ट सोच के ही प्रिपरेशन करी थी, और उसके बाद 2019 वाला मेरा क्रैक हुआ था पूरा। ओके। हाँ। और मॉक टेस्ट वगैरह देते थे? हाँ सर। तो कितना रोल लगता है आपको मॉक टेस्ट का आपकी लाइफ में? मॉक टेस्ट का सर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब जितनी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है। स्कोर याद रहता है कि कब कब ऐसा टाइम आया कि जब स्कोर फंस गया, उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा था? हाँ सर, मेरा 140 स्कोर जो था उसके ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था। फिर मैंने एक फ्रेंड से डिस्कस किया था कि क्यों मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तुमने ऐसी क्या चीज़ करी है जिससे तुम्हारा स्कोर बढ़ रहा है। तो उसने बोला था कि तुम एनालाइज करते हो मॉक्स। मैंने बोला हाँ। तो फिर वो बोली तुम उस जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको तुम अलग से नोट डाउन करते हो, जैसे जो मैथ्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ। तो बोली यहीं पे बस तुम्हारी कमी है, यहीं पे कृपा रुकी हुई है। हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो सब ट्राई कर रहे हैं, ये भी ट्राई कर लेती हूँ कि एक अलग से एक कॉपी बना लेती हूँ जिसमें जो गलत हो रहे हैं सवाल वही लिखूँ। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। तो उसके बाद मेरा फिर बड़ा स्कोर, क्योंकि फिर मैं वो जो एक अलग से जो कॉपी है वो रिवाइज करने लग गई कि तो जो मिस्टेक्स हो रही थी वो रेक्टिफाई हुई, और उसके बाद मेरा स्कोर बढ़ गया। और पहला स्कोर जो मुझे याद है, जो मैंने पहला एक जो मॉक टेस्ट दिया था, तो वो 72 मार्क्स आए थे 200 में से। हाँ, और उसके बाद एंड तक 180 टच होने लगे थे। हाँ सर। नाइस। 180 तो बढ़िया स्कोर है। और वैसे भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब तक आप अपनी कमियां पहचानेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तो उसे सुधारेंगे कैसे? हाँ सर। अच्छा। और जो मैं बता रही हूँ, तो जैसे मुझे अपनी प्रेपरेशन में 2-3 साल लग गए, बट जो अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आप 1 साल में ही एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना बच्चे कि आपने जैसे 2-3 साल की मान लो जर्नी रही तैयारी की, और ये शायद पहली जॉब थी आपकी? हाँ सर। जिसमें सैलरी मिली आपको? हाँ सर। तो पहली सैलरी पे क्या रिएक्शन था? पहली सैलरी से ज़्यादा सर मैं कहूँगी जो प्रेपरेशन का जब रिजल्ट आया, पहला एग्जाम जो मैंने फाइनल पूरा क्रैक करके मतलब रैंक आ गई, तो वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट था मेरे लिए। सैलरी से ज़्यादा अच्छा मेरा मोमेंट जो था कि जब मेरा रिजल्ट आया तो पेरेंट्स को बताया, तो उनको लिटरली आंसू आ गए थे कि फाइनली हो गया। और इतना जो स्ट्रगल था, बीच में कोविड आया था, उसके अलावा जो कोर्ट केस हुआ था, तो उसके बाद फाइनली जब आपका रिजल्ट आता है तो वो मोमेंट सबसे ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट था मेरे लिए। हाँ सर। और बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि माँ बाप के लिए भी बड़ा सुकून ये कि एक तो गवर्नमेंट जॉब और एक
मतलब आप कह सकते हैं कि मिनी आईएएस बन जाता है एक बच्चा जब सीएसएस के थ्रू अपॉइंट लेता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमेशा दिल्ली रहना है Right, ना, sir. तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार, और बच्चे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको so much, sir. हैप्पी वुमेंस डे। और भगवान करे आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और 2025 में जो आपका सेक्शन ऑफिसर का टेस्ट है वो भी क्लियर हो और जीवन में बहुत सफल हो। थैंक यू Thank you so much, sir.